हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है नए राजा और उसके राज्य। और इसके पहले हमने देखा है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, है ना, और चौहानों के बारे में हमने डिस्कस किया है। नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ है वो भी चीज़ हमने डिस्कस की है। राज्यों में प्रशासन के बारे में हमने जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, धन के लिए जो है युद्ध हमने डिस्कस किया है। ठीक, और क्या हमने देखा है कि तराइन के युद्ध के बारे में हमने डिस्कस किया है। और आज हम देखेंगे चोल राज्य, यानी कि चोल राज्य के बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं चोल के बारे में बात करूँ ना, तो ये जो चोल हैं इनकी प्रथम जानकारी हमें जानते हैं किसके द्वारा मिलती है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। ठीक है, हर चीज़ का जानकारी का कुछ ना कुछ तो सोर्स होता है ना। इसी प्रकार चोलों के विषय में भी जो है जानकारी हमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मिलती है। अब आपको एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने की। ठीक है, और भी अनेक सोर्स हैं, जैसे देखिए कात्यायन का जो है वार्तिक हो गया। ठीक है, महाभारत के संगम साहित्य हो गया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टॉलमी का उल्लेख हो गया, है ना। तो ये जो चोल राज्य है ना, ये कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिनापल्ली और तंजौर तक विस्तृत है। ठीक है, कहाँ तक विस्तृत है? कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिनापल्ली और तंजौर तक विस्तृत है। और देखिए ये क्षेत्र ना है जो था राजा की शक्ति के अनुसार घटता बढ़ता रहता था। ठीक है, और इस राज्य का ना कोई एक स्थायी राजधानी नहीं थी, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है ना कि इनकी जो है पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। ध्यान रखेंगे, इनकी पहली राजधानी जो थी उत्तरी मनलूर थी। तो देखिए उरैयूर और तंजावुर कालांतर में उरैयूर, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, उरैयूर और तंजावुर चोलों की राजधानी थी। चोलों का शासकीय चिन्ह था बाघ। थोड़ा सा मैं डेटा बता रही हूँ चोलों का, तो ये भी चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है। आगे तो हम सारी चीज़ें देखेंगे ही, है ना। तो चोल राज्य के किल्ली, बलावन, सोगबिदास, नैनई जैसे नाम भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है चोल राजवंश को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये उरैयूर और तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे उरैयूर से तंजावुर तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए चोल वंश सत्ता में कैसे आया। ठीक है, कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ठीक है, वे कांचीपुरम के ना पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक, उरैयूर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया और उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चोल वंश है ना, इसकी स्थापना की थी विजयालय ने ही। ध्यान रखेंगे, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। चोल वंशी जो प्राचीन मुखिया था ना परिवार का, विजयालय, इसी ने जो है चोल वंश की स्थापना भी की थी। तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने ना पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। तो दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। कौन कौन बन गए? पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। तो राजराज प्रथम जो सबसे पहले जो है शक्तिशाली चोल शासक माना गया। ध्यान रखेंगे, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया राजराज प्रथम। तो 985 में ये राजा बना और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उसने ना साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। अच्छा देखिए, राजराज प्रथम जो है ना, ये इन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध, आप ध्यान रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर, ध्यान रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर या फिर इसे कहा जाता है राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी करवाया। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया। और ये कौन सा शासक था? ये चोल साम्राज्य का शासक था। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके समय में ना श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोन्तुर्गवर्मन
को नागपट्टनम के बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी गई। ठीक है, इसी के काल में एक दूत मंडल चीन भेजा गया और इसने मुम्मडिचोल, ध्यान रखेंगे थोड़े से डिफिकल्ट नाम है क्योंकि साउथ के नेम है ना, तो मुम्मडिचोल, देव जयगोंड चोल, चोल मार्तंड और शिवपाद शेखर आदि उपाधियां भी ग्रहण की। तो ये राजराज प्रथम ने है, इसने कौन कौन सी उपाधि ग्रहण की, ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जामिनेशन में इसे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि राजराज प्रथम जो है कौन कौन सी उपाधियां धारण किया, तो मुम्मडिचोल, देव जयगोंड चोल, चोल मार्तंड, शिवपाद शेखर, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो है ना राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया और इस अभियान के लिए उसने जो है एक जल सेना भी बनाई। देखिए, ये जो राजेंद्र प्रथम थे ना, ये राजराज का पुत्र था। ठीक है, अपने शासन के, ध्यान रखेंगे, अपने शासन के 5वें वर्ष में संपूर्ण श्रीलंका को इसने विजय कर लिया। ठीक है, इसने जो है ना महेंद्र पंचम, ध्यान रखेंगे, महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया और अरब सागर स्थित ना सदीमंतीव नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। बहुत प्रतापी शासक था। ठीक है, और पांड्यों और चेरों के राज्यों पर भी अधिकार कर लिया और अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय बनाया और उसे चोलपांड की उपाधि दी। ठीक है, किसकी उपाधि दी, चोलपांड की उपाधि दी। और इसी ने ना बंगाल के शासक को भी पराजित किया और इसने गंगा घाटी अभियान की सफलता पर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। और इस उपलक्ष्य में ना गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की गई। अब पता चल गया आपको। तो अभी जो है हम गंगैकोंड चोलपुरम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी ना, थोड़ा सा देखिए राजेंद्र प्रथम का ना इसमें दिया नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बाहरी का डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि हमारा जो है इसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी काडारम की विजय। ठीक है, काडारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सबल सैनिक अभियान था इसका। और श्री विजय साम्राज्य में ना मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीप सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जो जावा सुमात्रा ये कहाँ है, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके तिरुवल्लनगांड और करंदाई अभिलेखों में इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका इनके जो है उपलब्धियों का वर्णन किन अभिलेखों में मिलता है, तो तिरुवल्लंगांडू और करंदाई अभिलेख में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। देखिए, राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा ना बनवाए गए तंजावुर और जो है गंगैकोंड चोलपुरम, जिसकी अभी हमने बात की है, बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो तंजावुर और चोलपुरम है ना, ये भारतीय शिल्प और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं कि मंदिर के ना 2 तरफ खाई है। ठीक है, और एक और अनायकटी नदी है। ठीक है, अनायकटी नदी। और अन्य मंदिरों से अलग ना इस मंदिर में गर्भगृह के ऊपरी बड़ी मीनार है जो 216 फीट ऊंची है। ठीक है, मैं आपको फिगर आउट करा दूं थोड़ा सा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये जो है बहुत भव्य मंदिर है। तो मीनार के ऊपर ना कांसे के स्तूप लगाए गए हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मीनार के ऊपर कांसे के स्तूप लगाए गए हैं और मंदिरों के दीवारों पर ना चोल और नायक काल के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे जो अजंता की गुफाओं की याद दिलाते हैं। और मंदिर के अंदर ना नंदी बैल की विशाल प्रतिमा है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये जो गंगैकोंड चोलपुरम है ना, ये तमिलनाडु के, ध्यान रखेंगे पूछ भी लिया जाएगा एग्जाम में, तो ये जो है त्रिचुरापल्ली जिले में स्थित है तमिलनाडु के। और यह ना जयमकोंड सोलापुर के 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, प्राचीन काल में ये प्रख्यात नगर था, ध्यान रखेंगे, है ना। और ये जो है ना, ये लोक प्रवाद है कि बाणासुर के तपस्या के फलस्वरूप शिव जी ने यहाँ पर एक कूप में गंगा बहा दी और जिसके कारण यह नाम पड़ा। तो इसे प्रथम राजेंद्र चोल ने बसाया, जो गंगैकोंड चोलपुरम इसे कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये भव्य मंदिर है गंगैकोंड चोलपुरम का।
तो देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा। ये देख लीजिए कि उस समय जो है टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी, तो लोग ना अपने हाथों से इनके पत्थरों को तराशते थे। ठीक है, उन ये एक वास्तु और शिल्प कला का इतना अच्छा उदाहरण है कि उस समय लोगों का ना ये व्याख्यान करता है। ठीक, देखिए चोल मंदिर ना अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ठीक है, और ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी ना संपन्न हो गए थे, और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह यानी कि आजीविका करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। ठीक है, पुरोहित, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, है ना, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। अब दूसरे शब्दों में कहें ना कि मंदिर जो है सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, यानी कि कांस्य की प्रतिमाओं बनाने का काम। ये देखिए, आप एक प्रतिमा देख पा रहे होंगे। ठीक है, बड़ा भव्य काम होता था, और चोल ना कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। और ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है वो भक्तों की भी होती थी। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए, ये कांस्य की प्रतिमा क्या भव्य तरीके से बनाई गई है। ये जो है एक चोल कांस्य प्रतिमा है, और कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया है। अब इस पर गौर कीजिए, ठीक है, कि ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती होंगी। देखिए कितना भव्य दृष्टि दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अब उस समय के चोल यानी कि चोल साम्राज्य के कृषि और सिंचाई के बारे में। देखिए चोलों की ना कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों से संभव हुई। अब देखिए गौर कीजिए कि कावेरी नदी, अभी हम मानचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ना कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, और जिससे जो है किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। तो यहाँ आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि ये जो कावेरी नदी है, देखिए ये जो कावेरी नदी है ये कितने जो है शाखाओं में वितरित है। ठीक है, इसके पश्चात जो है गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये जो है कई प्रकार की उपजाऊ मिट्टी का कारण बनती है। ठीक है, शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। हालांकि क्या है ना कि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, फिर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। और कुछ इलाकों में ना जंगलों को साफ किया जाना था, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। समतल यानी कि लेवलिंग किया जाना था। तो कृषि कहाँ की जा सकती है, जहाँ समतल भूमि हो, तो लेवलिंग किया जाना था। तो डेल्टा क्षेत्रों में ना बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। ठीक है, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था, और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं। तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई जो है कृत्रिम रूप से करना पड़ता था, यानी कि मानव द्वारा जो है करना पड़ता था। तो सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। अब देखिए कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, है ना, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अब ये चीज़ आपको याद रहे ना कि सिंचाई के समय में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना। ठीक है, ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। देखिए ज़्यादातर नए शासकों ने ना साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब देखिए, अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलता था। देखिए प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। देखिए उर क्या कहलाता था, किसानों की बस्तियां थी। ठीक है, और सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। और इस तरह ना गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। गांवों के समूहों को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था। ठीक है, ग्राम परिषद और नाडू ना न्याय करने और कर वसूलने की कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो देखिए वेल्लाल जाति के धनी किसानों को ना केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा जो है नियंत्रण हासिल था। और उनमें से ना कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, ध्यान रखेंगे, मुवेंद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, और अर इयार, ध्यान रखेंगे, अर इयार जिसे कि प्रधान कहा जाता है, जैसी उपाधियां दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए।
अब देखिए भूमि के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। चोल अभिलेखों में ना भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। देखिए वेल्लन वगाई, ये था गैर ब्राह्मणों जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। पूछ भी लिया जाएगा कि शाला भोग का क्या तात्पर्य है, ठीक है। जो है पल्ली चदम का क्या अर्थ है, बहुत डिफिकल्ट नेम है भाई, है ना। तो शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, ठीक है। देवदान तिरुनमट्टुकन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी, ठीक है। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी। तो देखिए हमने देखा कि ब्राह्मणों को जो है समय समय पर भूमि जो है अनुदान और ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। इसके परिणाम स्वरूप ना कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब जाहिर सी बात है, जब ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, उनका रख रखाव जो है सेवा किया जाएगा, तो अस्तित्व में आएंगे ही। तो प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख ना प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो ये सभाएं ना बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्रायः जो है मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो देखिए तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले, ध्यान रखेंगे तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के ना उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात की सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। किसमें जो है वर्णन है, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का विस्तार है, ठीक है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थीं और इनमें ना सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे ना, उनके नाम तालपत्र के एक छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। देखिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है जोड़ी मिलाओ, ठीक है। तो ये हम भली भांति कर लेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहार, ये कहाँ के जो है शासन करते थे, तो ये थे गुजरात और राजस्थान, ठीक है। राष्ट्रकूट तो पश्चिमी दक्कन, ठीक है। पाल बंगाल और चोल तमिलनाडु, अभी हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन थे। सबसे पहले थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे थे पाल, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो क्या शर्तें थी, सबसे पहली शर्त थी कि सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरी शर्त ये थी कि जो है उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरी, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथी, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवी, ईमानदार होना चाहिए। छठी, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन थे। तो दो प्रमुख नगर थे कन्नौज और बनारस। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। देखिए राष्ट्रकूट ना शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे और 8वीं सदी के मध्य ना एक राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया और बाद में चालुक्यों को जो है उसने हराया और अपनी सैनिक जो है शक्ति में वृद्धि की। अगला क्वेश्चन है नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो देखिए सबसे पहला कार्य ये किया कि राजा जो है लोग नए राजवंशों में अपने मातहत और सामंत के रूप में मान्यता देते थे। दूसरी चीज कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के जो है सामंत अपने आप को महासमंत या फिर कह लीजिए महामंडलेश्वर इत्यादि से घोषित कर देते थे। तीसरी चीज कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। और चौथी चीज उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन है तमिल क्षेत्रों में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। देखिए प्राकृतिक झीलों की सिंचाई व्यवस्था की गई, ठीक है। अनेक नहर निर्मित किए गए, कई तालाब और हौज निर्मित किए गए और कई अनेक क्षेत्रों में कुएं बनाए गए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ठीक है, ये शिल्प उत्पादन केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो है दी गई भूमि से भी संपन्न हुए थे, है ना। और मंदिर के लिए काम करने वाले पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि प्रमुख थे। और मंदिर सिर्फ ना पूजा आराधना का केंद्र नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी था। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पुट ऑन हो रहा है कि मानचित्र को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उनमें से कोई पुरानी राजशाहियाँ थीं या नहीं थीं। तो आइए देखें मानचित्र में। तो देखिए, मैं तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो यहाँ तो जो है ये कन्नौज, जिसके लिए 3 जो है साम्राज्य जो है लड़ रहे थे, ठीक है, मिलकर। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार। ये वर्तमान प्रांत का नाम क्या है इसके? गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है। और जो है राष्ट्रकूट कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो इसका अब नाम है महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। चोल देखिए, चोल को अब तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, चेर को अब केरल नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो पांड्यन है ना, इसे दक्षिण तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, ठीक। और क्या है, देखिए, पूर्वी चालुक्य को जो है अब जाना जाता है आंध्र प्रदेश के नाम से, ठीक है। उत्कल को जाना जाता है अब उड़ीसा के नाम से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें विभिन्नताएं हैं, है ना। हमने चैप्टर के अंत के क्वेश्चन को तो देख लिया, हम चैप्टर के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? तो देखिए, हमारे विचार में उस दौर में ना एक शासक बनने के लिए छत्री के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। कैसे? भारत में जो है कई गैर जो है क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब, मयूर शर्मन, ठीक है, और गुर्जर, प्रतिहार, हरिचंद्र ब्राह्मण थे, और जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। और इसके अतिरिक्त कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत में अधिकांश क्षत्रिय बने। यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? देखिए, मध्यकाल में ना भारत में राजतंत्र कायम था, तो राजतंत्र में ना शासक जो है वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात क्या कि राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक शासन में जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा को ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। क्यों ऐसा चाहते थे कि कन्नौज और गंगा घाटी पे उनका नियंत्रण हो? तो देखिए, कन्नौज ना भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज जो है उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, और इसलिए ना गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, और जिससे इन शासकों को कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को दोबारा देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। देखिए, चाहमान जो थे ना, ये दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। देखिए, मैं मैप में आपको सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ डिटेलिंग करूँगी, ठीक है। तो चाहमानों ने ना पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण को क्षेत्र को विस्तार करना चाहा, और जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, तो चौहानों ने ना अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? तो देखिए, महिलाओं का ना सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास के किसी साक्ष्य में नहीं मिला है, ठीक है, आपको कहीं नहीं साक्ष्य मिलेगा। तो चोल प्रशासन में कुछ एक समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था, बाकी सदस्यों का ना चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था, और कुछ समितियों के सदस्यों का चुनाव लॉटरी का तरीका सही है, ठीक है। सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में है, या श्रम सेवाओं के रूप में? देखिए, वर्तमान समय में ना
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूले जाते हैं। तो प्रत्यक्ष कर के रूप में इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, है ना, मृत्यु कर, ये सब आते हैं। और अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये सारे आते हैं। तो वर्तमान समय में ना सभी कर नकद एवं चेक या फिर कह लीजिए चेक में जमा कराए जाते हैं, और किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में या फिर कह लीजिए जो है ऋण के सेवाओं के रूप में नहीं लिया जाता। तो चलिए यही समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, और चैनल जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।